जस्टिस कौल, आप ये बताइए कि पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स जो जज के होते हैं या गवर्नमेंट पोस्ट्स होती हैं, वो एक रिटायर्ड जज को लेनी चाहिए? देयर आर पीपल जो समझते हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया था मैं नहीं लूंगा कुछ भी जी, बहुत साल कर लिया था। तो मैं किसी सिस्टम का पार्ट बन के नहीं करना चाह रहा था। तो जुडिशरी में भी ऐसा ही कि आपको सरकार के साथ मिल के चलना पड़ेगा, तभी आप ग्रेटर हाइट्स अचीव कर पाएंगे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, बाकी चीजें क्रिएशन, सरकार का रोल तो रहेगा ही रहेगा। मेरे ख्याल से जुडिशियल लेवल पे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में इतना लो क्यों है? जो अभी रिपोर्ट आई है 38% कोई रिजर्वेशन तो नहीं है, आर विमेन नाउ। आज के दिन जुडिशियल एग्जाम रिक्रूटमेंट में पंजाब, हरियाणा, बिहार, सब जगह मोर देन 1/3 are women. So women number has increased greatly in these. हाँ, हाई कोर्ट लेवल पे कमी है। लॉर्डशिप, आप ये बताइए कि हमारे आजकल सिर्फ चर्चा में सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही रहती है, हम कभी डिस्ट्रिक्ट जजेस के काम के बारे में बात क्यों नहीं करते? देखिए, ये तो मैं रिवर्स सवाल कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग फोकस क्यों नहीं करते उन लोगों की जो दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं, हाई कोर्ट लेवल पे होता है, हम लोग उस चीज को देखते हैं। The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि गुप्ता और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस में। आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस संजय किशन कौल। आइए उनका नज़रिया जानते हैं लॉ एंड जस्टिस के बारे में। वेलकम सर टू आवर शो। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपने अपनी ज़िंदगी के 22 साल जुडिशरी को दिए हैं। कौन सा ऐसा मोड़ आया आपकी ज़िंदगी में जहां आपको कभी तकलीफ़ महसूस हुई या आपको लगा कि नहीं, ये बड़ा आसान पद है, ये हो जाएगा मुझसे काम? देखिए, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे शायद साल भर के करीब ही हुआ था, मैं जब डेजिग्नेट हुआ था सीनियर। और हम लोग जब जुडिशल सिस्टम या बार में बड़े हुए थे तो ये समझाया गया था कि ये जो ओहदा है ये एक तरह से ऑफ़र होना चाहिए। अच्छा। इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, और जब आए तो इसको मना नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ मेरी वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता था जी, क्योंकि मुझे जब कहा गया ज्वाइन करने के लिए, मैं एक यंग एज पे था, 42 पे था। मेरा इतनी सी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे परिवार की सिचुएशन में मैं दिल्ली के बाहर नहीं जाना चाह रहा था। ओके। तो उस चीज़ के एश्योरेंस पे मैंने ज्वाइन करा। और मुझे कई लोग पूछते हैं कि आपका बार का टाइम ज़्यादा इंटरेस्टिंग था या बेंच का था जी। दोनों का अपना एक चाव है और मैंने दोनों ही एंजॉय करे मेरे हिसाब से जी। मुझे कभी जजी करते हुए ये नहीं लगा कि इसमें कोई मुझे ऐसी दिक्कत पड़ती है। जो मैं ठीक समझा वो मैंने करा। ज़रूरी नहीं है कि सब उससे सहमत हो जी। एक सोसाइटी में कई व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो लेकिन जो मुझे लगा कानून कहता है और जो मेरा दिल कहता है, दोनों चीज़ ही, दिमाग दिल दोनों से ही जस्टिस दिया जाता है जी। दिल उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, लेकिन एक प्ले होता है कानून में। तो मैंने उसको देखते हुए करा और उसमें कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि कुछ प्रेशर हो रहा है या करा। मतलब मेरे अपने तरीके से मैंने अपनी जजशिप को एंजॉय करा, मैं मानता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लॉर्डशिप, आप ये बताइए, आप 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आए, मतलब 2 हाई कोर्ट्स को आपने हेड किया और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आए। तो क्या उसमें अलग था, एक जज, एक कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आके थोड़ा नीचे के पद पे आपने ज्वाइन किया, तो आपके लिए क्या उसमें मुश्किलात आई या आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, एक चीज़ हमारे सिस्टम में, आप जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं जी, उसमें चीफ जस्टिस नहीं हो सकते। तो जब आप सीनियर मोस्ट जज बनते हैं उस कोर्ट के, तो आपको मौका मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम आपको कहाँ पर भेजे। तो वही मेरे संग हुआ। और जब मैं अपने कोर्ट का
सीनियर मोस्ट जज था, जी उस वक्त मुझे पंजाब हरियाणा जाने का मौका मिला। जी तो दिल्ली एक तरह से बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन प्लेस है, आप जानते हैं, देश बिल्कुल। भर से लोग आए हैं, वकालत में भी वही आते हैं, जजी में भी वही करते हैं, और वो चलता रहता है। तो वहाँ से पंजाब हरियाणा जाना ज़्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि पंजाब हरियाणा कोर्ट से ही दिल्ली एक तरह से पहले पंजाब हरियाणा कोर्ट का ही हिस्सा माना हिस्सा जाता रहा था जी। था। तो कई प्रैक्टिसेस, कई सिस्टम्स कॉमन थे। फिर भी हर जगह की एक अपनी सोच है, और पंजाब हरियाणा क्या अपना था। मुझे कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे ख्याल से बार बेंच दोनों से कोऑपरेशन मिली, तो 14 महीने वहाँ रहा, वो अच्छा निकल गया उसके बाद सडनली जो भी रीज़न कोलिजियम की थॉट प्रोसेस में था, उन्होंने मुझे चेन्नई भेजने का डिसीजन लिया। उस वक्त शायद मैं खुश नहीं था इस चीज़ से। आप दिल्ली छोड़ के नहीं जाना चाहते हाँ, थे? मेरी कुछ पर्सनल रीजंस थे। पंजाब पास में था, जी मेरी डॉटर्स वर मैरिड स्टिल, बट मुझे लगा कि मोर इम्पोर्टेंटली कि मैंने कई चीज़ इनिशिएट करी हैं। तो मैं जब गया था तो इम्प्रेशन ये था मैं थोड़ा लंबा रहूँगा। तो 14 महीने में काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट करना बाकी रह गया था। तो मुझे लगा कि एक मेरा जो भी मेरी सोच में एजेंडा होना चाहिए था, जी उसमें कुछ एजेंडा मैं नहीं कंप्लीट कर पाया था। बट उनका डिसीजन था, तो मैं चेन्नई गया। चेन्नई एक उस वक्त शायद सबसे प्रॉब्लमेटिक कोर्ट माना जाता था वेरियस वजह से, एक चैलेंज भी था। और बाद में मैंने कई बार ये कहा कि शायद मैं नहीं जाता तो मैं एक देश के एक विभिन्न भाग में जाके उनकी संस्कृति, उनका सिस्टम्स, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाता। तो पर्सनली एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए जी कि मैं एक चेन्नई जो गया, 2.5 साल रहा वहाँ अल्टीमेटली, और चैलेंजिंग था, बट मुझे ये खुशी है कि बहुत कुछ जो मैं प्रयत्न करना चाहता था वो हुआ, और स्पेशली बेंच की मुझे कोऑपरेशन मिली बाय एंड लार्ज। बार भी आस्ते आस्ते उस बात पे आई। एक फंडामेंटल चीज़ ये थी कि मेरा हमेशा बिलीफ रहा था कि आपको स्ट्राइक एक लॉयर का मोड नहीं है, जी और कोर्ट सिस्टम्स जो है वो कभी बंद नहीं होने चाहिए। लोग कभी भी दे शुड बी एबल टू नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट। करेक्ट। तो उसकी आवश्यकता ये थी कि हर थोड़े दिन बाद कोई स्ट्राइक हो जाए, ये ठीक नहीं था। वहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा परसिस्ट करती थी, कुछ एग्रेसिवनेस थी। बट इस 2.5 साल में शायद बार भी और मैं भी एक दूसरे को समझ पाए। उनको पता था कि जो चीज़ मैं ना कह दूंगा उस पर फिर ना रहेगी, जी या अगर उनके कोई मुद्दे थे जो मैं सॉल्व कर सकता था, सॉल्व करूंगा। तो एक ये 3.25 साल का टाइम पीरियड बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना मतलब मुझे 3 कोर्ट का एक एक्सपीरियंस का बेनिफिट था। जी जी तो जब मैं आया तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो 2 कोर्ट्स का रहा, जुडिशियल एक्सपीरियंस अलग अलग जगह पे 3 कोर्ट में रहा, और 3 बड़े कोर्ट थे। दिल्ली एक चैलेंजिंग एरिया जहाँ द नेचर ऑफ कमर्शियल लिटिगेशन वगैरह दिल्ली और बॉम्बे में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। उसके बाद शायद चेन्नई में है। चेन्नई के अपने मुद्दे थे, पंजाब हरियाणा के अपने मुद्दे थे। तो एक जो एक्सपोजर था मेरी सोच में, वो सुप्रीम कोर्ट आने में और उसमें काम करने में मदद मिली। जूनियर सीनियर का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आप स्कूल में भी जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लोग अलग अलग टाइम पे आते हैं। जी कई लोग पहले अपॉइंट हुए हुए हैं, बाद में आते हैं, रिवर्स भी होता है, क्योंकि कई फैक्टर्स वे करते हैं। उस वक्त चीफ जस्टिस का रेस से काफ़ी कुछ रहता है, कोलिजियम है, जी कई बार बैलेंसिंग ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स भी होता है, जेंडर एस्पेक्ट भी होता है। आप अपने कोर्ट में कितने सीनियर है, फ़र्क पड़ता है। जी कई कोर्ट्स में, छोटे कोर्ट्स में आप शायद चीफ जस्टिस पहले बन सकें। मैं 12 साल ऑलरेडी जज रह चुका था जब मैं पंजाब हरियाणा में गया था। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट में आया तो मैं ऑलमोस्ट करीबन 16 साल जजी कर चुके थे आप। पर मेरा क्योंकि टेन्योर लंबा था, फिर भी मुझे यहाँ ऑलमोस्ट 7 साल मिले। जी उसमें आप किसी और जज के संग बैठते हैं पहले, पर सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग सिस्टम्स फ़र्क है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। देश के हर भाग से
केसेस आते हैं और अलग अलग तरह के केस आते हैं। बिल्कुल। तो एक अलग तरह का चैलेंज है। हालांकि मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में रहा था, सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दिनों में आता भी था जी। लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तो एक अलग चैलेंज आता है। उस वक्त पर्सपेक्टिव एक दिल्ली का था क्योंकि आप दिल्ली के केसेस में आते थे और कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में भी बैठने का मौका मिला। उसमें जो कानून है वो सारे देश को इफेक्ट करता है, वो हाई कोर्ट में भी। तो आप हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होते हैं क्योंकि जो आप कानून ले डाउन कर रहे हैं, आप लास्ट कोर्ट हैं, तो वो सारे देश को इफेक्ट करता है। तो उसको ले डाउन करने में थोड़ी सोच होनी चाहिए। इसलिए मेरा बिलीफ यह है कि जजमेंट्स वहाँ देनी चाहिए जहाँ पर कुछ लॉ की क्लैरिटी की ज़रूरत है। जी। सुप्रीम कोर्ट में SLP का प्रोविजन है तो कई चीज़ें वैसे खारिज हो जाती हैं या कई ऑर्डर से ख़त्म हो जाते हैं। हर केस में एक डिटेल जजमेंट देने की आवश्यकता नहीं है अगर वो सेटल लीगल प्रिंसिपल्स पे है। जी। इस चीज़ को मैंने फॉलो करा है। मैं बिलीव करता हूँ कि बहस करने का समय भी थोड़ा होना चाहिए और जजमेंट्स भी छोटी होनी चाहिए ताकि लोग समझ सकें उसको और काम ज़्यादा निकल सके। बिल्कुल। लॉर्डशिप, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का हिस्सा रह चुके हैं और एक ऐतिहासिक सेक्शन 370 की बेंच का आप एक हिस्सा रह चुके हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या होती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कैसे ये फॉर्म होती है? तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा है, नॉर्मली बेंचेस 2 या 3 की होती हैं जी। उसमें ख़ास कोई दोनों तरह की बेंचेस होती हैं। कई केसेस 3 जजेस की बेंच को ही सुनना पड़ता है, जैसे लाइफ सेंटेंस केसेस हैं एग्जाम्पल के लिए, या कोई ऐसा मुद्दा है जहाँ कोर्ट समझता है कि चीफ जस्टिस जो मार्क करते हैं केस वो समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से, या कई बार डिफरेंस ऑफ व्यू होता है 2 जजेस में तो भी 3 जजेस पे जाता है। तो ये एक ऑपरेशनल मोड है जी। वर्कलोड को देखते हुए आजकल मंडे फ्राइडे को तो एडमिशन डे होता है जी। एडमिशन डे का मतलब ये है कि आपको एक राइट ऑफ अपील मोस्ट केसेस में नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में, कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स ऑफ अपील हैं। तो जब आप इनमें आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कई बार कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के लिए देखने लायक है भी कि नहीं है जी। उसमें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 85% केसेस जो हैं उनमें लीव ग्रांट नहीं होती, मतलब वो एडमिट नहीं होती, नहीं होते हैं। दैट इज द डिसमिसल रेट, चाहे वो शुरू में हो जाए या कई बार नोटिस होके हो जाए। जी। 15% केसेस से ज़्यादा ये विधि का डाटा भी यही कहता है कि नहीं होते हैं। तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को फाइनल हेयरिंग की होती है, जो एडमिटेड अपील से उनकी सुनवाई होती है। उसमें कुछ वर्क कल्चर ऐसा बनाया हुआ है कि ट्यूसडे को जो थोड़े लंबे मैटर हैं जो जल्दी में आफ्टर नोटिस स्टेज पे डिस्पोज ऑफ करने के वो टेकअप हो जाते थे, और बुध बृहस्पति में जो पुराने फाइनल हेयरिंग के एक केसेस हैं वो टेकअप होते थे। अब पिछले कुछ महीने से वो भी इतना नहीं चला है क्योंकि कुछ एडमिशन मैटर्स इतने एक्यूमुलेट हो गए थे कि चीफ जस्टिस ने अपने विजडम में समझा कि ये इनको भी निकालना ज़रूरी है, तो उस पर कुछ तवज्जो दी गई। उससे पहले मैं समझता हूँ एक वेरी क्रूशल टाइम था जब जस्टिस उदय ललित आए। हालांकि वो 2 महीने के लिए थे चीफ जस्टिस, उन्होंने कई बड़े फार रीचिंग स्टेप्स लिए, कुछ सोच के प्लान करके आए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बहुत सारे पेंडिंग थे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस वो हुए जिसमें मुद्दा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पे डिटरमिन करता है, और वो 5 जजेस बेंच पे सुनवाई होती है। उसमें 5, 7, 9, 11 जी कई तरह के हो सकते हैं, बट ज़्यादा नंबर 5 का होता था। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 6 सीनियर जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस क्रिएट कर लिए जी। तो और हर जज के आगे, हर बेंच के आगे 5-5 केस लगा दिए। तो एक तरफ से ऑलमोस्ट 30 केस लगाए, शायद पेंडेंसी 40-50 केस की होगी इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की। पर उसकी इम्पोर्टेंस ये होती है अगर वो कानून का मुद्दा पेंडिंग है तो कई बार हाई कोर्ट लेवल पे भी उस मामले से केस की सुनवाई नहीं हो पाती क्योंकि वो लॉ पॉइंट अभी भी ओपन है सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड करने के लिए जी। और सुप्रीम कोर्ट का इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अल्टीमेटली मेन वर्क इज टू ले डाउन लॉ। करेक्ट। और उसमें 5 बेंचेस में इवन वन ऑफ द जजेस का शॉर्ट टाइम था, उन्होंने कहा नहीं आप इसमें बैठिए अभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की सुनवाई का एक प्रोसेस शुरू हो गया और वो काफ़ी आई थिंक सक्सेसफुल रहा, उनके बाद भी चलता रहा जी। नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी चलाते रहे उस चीज़ को। बट इसमें मेरे ख्याल से एक
जो मैं इस पॉइंट पे एम्फेसाइज करता हूँ कि तकरीबन सारे ही जजेस को किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठने का मौका मिला। हमारे पास भी 5 केसेस थे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुने और डिसाइड करे। उसी तरह से उससे पहले एज कंपैरेटिवली शुरुआत में मैं राइट ऑफ प्रिवेसी पे हुआ था, 9 जजेस बैठे थे, बिल्कुल, उसका भी मैं हिस्सा था जी। उसके बाद भी एक आध और आर्बिट्रेशन के इशू पे उठे, सडनली उस पे लार्जर बेंच बैठा, या 370 का मुद्दा था जो आपने कहा। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ इन्वॉल्व हो और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रेज्ड हो, वो नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस पे जाते हैं। लॉर्डशिप, आप ये बताइए, आप कोलिजियम का हिस्सा रह चुके हैं अपने हाई कोर्ट लेवल पे भी और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी, और कहा जाता है कोलिजियम सिस्टम बहुत ही ओपेक है, और एक उसके लिए एक सर्टेन वर्ड कहा जाता है, भाई भतीजावाद चलता है। ये इसमें कितनी सच्चाई है और क्या होता है इस कोलिजियम सिस्टम में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली जब फ्रेम हुआ था तो उसमें एज सच कोलिजियम सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है जी। ये क्रिटिक आती है, बट मेरे हिसाब से कुछ देश में जुडिशल सिस्टम्स के ऐसे हालात थे जब 1990s में इम्प्रूव करने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बैठे तो उन्होंने सिर्फ ये बात चीफ जस्टिस और सरकार के बीच में हो जाए, उससे बेहतर ये समझा कि एक्सपैंड होके जो ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस की फॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट 3 या 5 जजेस पे डिपेंड करे किस चीज़ पे है। सो जो सिस्टम लागू हुआ उसमें हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन में 2 सीनियर जजेस नाम रिकमेंड करता है। वो नाम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओपिनियन देता है, आईबी अपना इनपुट देती है, फिर वो लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है, लॉ मिनिस्ट्री सब आईबी रिपोर्ट लेके स्टेट गवर्नमेंट लेके अपनी ओपिनियन देख के जी उसको सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में भेजती है और 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के नाम्स को देखते हैं। तो जब लोग ओपेक की बात करते हैं तो ऐसा है कि ये मैदान में खड़े होकर तो नहीं डिटरमिन हो सकता है कौन जज बनेगा। ये प्रोसेसेस सिलेक्शन के उसमें चेक एंड बैलेंसेस हैं। हाँ, जो शुरू में किसका नाम जाना चाहिए जी, उस पर कई बार ये कंट्रोवर्सी उठती है। जहाँ तक भाई भतीजावाद का है, देखिए ये लीगल प्रोफेशन आज के दिन एक एक्सपेंडेड प्रोफेशन है, अलग अलग तबके के लोग आए हैं बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं एट सम स्टेज ज़्यादातर लीगल फैमिलीज के लोग थे जी जो इसमें आते थे। तो अगर आप देखना शुरू कर दें कि कोई किसी का अब एक दूर से रिश्तेदारी है या कुछ है, तो ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। बट मैं ये मानता हूँ, मैं कोलिजियम का पार्ट रहा, कि हमने कभी इस चीज़ को नहीं देखा कि कौन किसका रिलेटिव है या कौन किसका, एटलीस्ट मैं जितने कोलिजियम्स का पार्ट रहा और उसमें हाई कोर्ट में फर्स्ट 3 में रहा एज फर्स्ट जज, पंजाब हरियाणा में चीफ जस्टिस रहा, चेन्नई में चीफ जस्टिस रहा, जहाँ शायद 2 कोर्ट्स में मैं जो ठीक समझता था वो चला पाया, और सुप्रीम कोर्ट में भी उसका पार्ट रहा। कैसे चलता है सिस्टम अगर आप देखें, एटलीस्ट 2 कोर्ट्स का मैं कह सकता हूँ, तीसरे का भी क्योंकि पार्ट था, जजेस बैठ के देखते हैं जिनको लोग, आफ्टर ऑल वकील अपीयर होते हैं, आप देखते हैं उनका मेरिट क्या है। कहीं ना कहीं कभी ये भी देखना पड़ता है कि वो एक जजशिप की प्रोसेस में फिट इन करता है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कई बार बड़े इंटेलिजेंट वकील हैं, बट अगर जजेस को फील होता है उसकी कुछ रेपुटेशन पे इश्यूज हैं या उसका टेम्परमेंट ऐसा है कि वो कुर्सी में बैठ के पेशेंस लेवल है कि नहीं जी, और उसकी थॉट प्रोसेस है कि नहीं। तो मैं उसको कहता था कि विल जजशिप रेस्ट इजी ऑन द शोल्डर, कंधे पे आराम से जजी बैठती है कि उसका एक बड़ा एक्सपेंडेड नोशन ना हो जाए। और ये हम जुडिशियल ऑफिसर्स को सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भी एडवाइस करते थे जी, जब उनको बात करने जाते थे कि भाई ख़ासतौर से जहाँ 25, 26, 27 साल के एज के लड़के हैं, उनके आगे वो मैजिस्ट्रेट्स लगते हैं, उनके आगे पुलिस जो है वो सलाम मारती है, तो उससे एक एग्जैजरेटेड इम्पोर्टेंस ना अपनी हो जाए। मेरा मानना ये था कि शायद एक
जज का कोई जो बेटा बेटी नेफ्यू नीस है, ही इज नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम अपॉइंटमेंट एज अ जज, ये मेरा बिलीफ है। लेकिन शायद उसको 10% दूसरे से बेहतर होना पड़ेगा ताकि सब कहें कि ये नॉमिनेशन ठीक है। ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखिए हर नाम जो जाएगा तो 50 जने ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मेरा नाम क्यों नहीं गया, और 200 जने ऐसे होंगे जो कहेंगे कि चाहे इसका नाम मेरा नाम जाए ना जाए, इसका नाम क्यों गया। तो नंबर ऑफ पीपल जो जज बन सकते हैं लिमिटेड है, स्पेशली हाई कोर्ट लेवल पे। तो जो प्रैक्टिस मैं फॉलो करता था ये कि भाई अपने सिर्फ कोलिजियम जजेस से ही नहीं, जूनियर जजेस से भी, मीडियम लेवल जजेस से सजेशन मांग लीजिए, कौन से वकील हैं जिनको आप ठीक समझते हैं। मैंने सीनियर मेंबर्स ऑफ बार को भी कंसल्ट करा, उनसे भी इट्स एन इनपुट जो मैंने लिया। इनपुट लेने के बाद ये जरूरी था उसको छांटना, क्योंकि एक नए कोर्ट में गए थे, आई वांटेड कि सब तरफ से थे। मैं एक पर्सनली इनफॉर्मली आईबी से भी ले लेता था, एक डिटेल आईबी रिपोर्टिंग कि भाई कोई ऐसी चीज मुद्दा तो नहीं है इसके इशू में जो बाद में जाके उस नाम को प्रॉब्लम होगी। और फिर एक शॉर्टलिस्ट करके उसको हम कोलेजियम के सामने रखते थे। कोलेजियम जजेस भी अपना सजेशन देते थे, उसमें सब फैक्टर्स को देख के चूज करते थे। अगर मैं देखूं पंजाब में, देखिए मैंने कोई 16 नाम रिकमेंड करे, बार और सर्विस दोनों से, 14 जजेस अपॉइंट हुए उसमें से। चेन्नई में ज्यादा रहा और चेन्नई में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मेरे से पहले कई बार लिस्ट गई ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने 2.5 साल में कोई 60 नाम भेजे जी, और 46 जजेस ज्वाइन द बेंच। तो ये जो प्रोसेस था सिलेक्शन का, उसको थ्रू होके नाम गए। सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट में सीनियर 5 जजेस बैठते हैं और एक उनके पास जो मटेरियल सर्कुलेट होता है। खासतौर से जब मैंने कोलेजियम ज्वाइन करा तो एक चीज़ मैंने इंसिस्ट करी थी कि उस जज ने क्या जुडिशली लिखा है ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसकी प्रोमिनेंट जजमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करके भेजे तो हम देखें क्या लिखा है, नहीं तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा कि मुझे लगता है वो अच्छा लिखता है, हो सकता है उसके केस मेरे आगे सुनवाई पे नहीं आए हों जी। तो ये मटेरियल एटलीस्ट जब से मैं आया हूँ सर्कुलेट होता था और डिस्कस होता था, और उसमें से जो भी ठीक समझा जाए उसको रेकमेंड होता था, वो सरकार के पास जाता है ना। हर इसमें सरकार को जो जजमेंट्स हैं उसमें उनकी रिक्वायरमेंट है कि या तो वो अपॉइंट करें जज, या अगर किसी बात पे उन्हें आपत्ति है तो वापस नाम भेज दें, दोबारा से कोलिजियम देखेगा सुप्रीम कोर्ट का। अगर फिर भी रिएटरेट करता है तो उसको अपॉइंट करना जरूरी है। अगर वो समझते हैं वो रिकमेंडेशन विड्रॉ होनी चाहिए तो विड्रॉ हो जाती है। बट खासतौर कुछ सालों से प्रैक्टिकली ये हो रहा था कि नाम बहुत अरसे तक अटके रहते थे। जी जी। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम को ये ख्याल था कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि से इन दी अर्लियर सिस्टम ज़्यादा होता था। ये क्वेश्चन नहीं है कि किस सिस्टम में जज बेटर हुए या किस सिस्टम में जज कम बेटर हुए, जैसे बट एक गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस अब हम देख पा रहे हैं जुडिशरी में। तो वो इन्फ्लुएंस को आप इसलिए कहते हैं कि भाई वो नाम रोक लेते हैं, जिस चीज़ को पर्सनली मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैंने जुडिशली भी इस चीज़ को उठाया था, डील करा था कि भाई टाइमलाइंस हैं उसमें ले डाउन करिए, बट वो फॉर वट एवर रीजंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। उसका एक खास वजह यह है कि एट सम स्टेज नेशनल जुडिशियल कमीशन अपॉइंट करने का प्रयत्न करा गया था, पार्लियामेंट ने ऑलमोस्ट यूनानिमसली पास करा था। तो लेजिस्लेटर्स को ये व्यू है कि ये पार्लियामेंट का था जिसमें जुडिशियल की भी व्यू थी, गवर्नमेंट की भी व्यू थी। फर्स्ट 3 जजेस बैठते थे, लॉ मिनिस्टर बैठते थे, 2 इंडिपेंडेंट आदमी मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी के भी बैठ सकते थे। राइट। उसकी सिलेक्शन कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस और एग्जीक्यूटिव और अपोजिशन के कंकरेंस से बनती थी। तो उनको लगता था ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ये क्वॉश हो गया और ये चीज़ पॉलिटिकल सिस्टम ने डाइजेस्ट नहीं करी कभी। उनको लगा ये कैसे हो सकता है, ये जो है। उसमें एक व्यू ये थी कि जजेस जो हैं जुडिशियल प्रिडोमिनेंस उसमें नहीं रहता है, क्योंकि वो 6 जनों का मेंबर था, तो अनलेस 4 जने माने तो वो अटक जाता। अब एक तरीका उसका जो मैं समझता हूँ हो सकता था इन रेट्रोस्पेक्ट वाज कि उसको फाइन ट्यून करा जाता, या सरकार को कहा जाता कि भाई 2 न्यूट्रल्स की जगह 1 न्यूट्रल रख लीजिए आप, तो 5 जजेस में हो सकता, 5 मेंबर्स में हो सकता है, या चीफ जस्टिस को कास्टिंग वोट दी जाए। बट समहाउ वो वहाँ जो बहस बन गई वो कुछ
इस तरह की बन गई कि भाई पहला सिस्टम बेटर था या अब सिस्टम बेटर था, वो अल्टीमेटली पूरा ही वॉश हो गया। ये आज तक एक ट्रबलसम इशू है कि जजेस जजों को अपॉइंट सिस्टम करते की हैं। लड़ाई में जुडिशरी नुकसान हुआ। बहुत का नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि ये जुडिशरी ही क्यों जजेस को अपॉइंट करे। मेरी व्यू ये कि ये सिस्टम जो कोलेजियम सिस्टम वर्क फेयरली वेल शुरू में, बाद में दिक्कतें आई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो कुछ कहीं रोल जुडिशरी का भी था। शायद हमारी ऑब्जेक्टिविटी कम हो गई कि वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गए। मुझे लगा था ये एनजेसी सिस्टम शायद बेटर था, क्योंकि, और ये मैंने पब्लिक डोमेन में कहा है, मेरा रीजन उसका ये था कि भाई सामने बैठ के बात होती है। बात तो आज भी हो रही है, ये नहीं कि बात नहीं होती है। चीफ जस्टिस बात करते हैं, तो बजाय एक, आई कॉल इट बैकरूम डिस्कशन, एक सामने होता तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। और ये कहना कि सरकार का कोई से नहीं रहेगा, ये तो किसी सिस्टम में भी नहीं होता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं रहता है, नहीं तो वही क्रिटिसिज्म आ जाएगा जी। तो ये एक डिबेट है। अब उसको चेंज करने के लिए दोबारा कोई एक्ट आना चाहिए कि नहीं, उसका पॉलिटिकल कंसेंसस बनेगा कि नहीं बनेगा, एंड हाउ विल इट बी सीन बाय द जुडिशरी, एक चैलेंज रहता है। शायद आज के दिन उस पर कंसेंसस बनाना भी इतना आसान नहीं होगा। हालांकि उस मॉडल को लेके शायद बन सकता है लॉ, ट्वीकिंग इट इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। लॉर्डशिप, हमने देखा कि आजकल जजेस के जजमेंट से ज़्यादा उनके स्टेटमेंट्स ज़्यादा हाईलाइट होते हैं मीडिया में। तो क्या कुछ जजेस अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए ये करते हैं कि वो देश की नज़र में बने रहें, या उनको ऐसा लगता है कि नहीं वो कुछ करेक्ट बोल रहे हैं, उनकी बात पहुंचनी चाहिए? आपका इस पे क्या व्यू है? दोनों वजह हैं। देखिए, जज पब्लिक डोमेन में ऑन लीगल एस्पेक्ट्स बोलते हैं, लेक्चर्स के लिए बुलाए जाते हैं, लॉ स्कूल्स में बुलाए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कहेंगे। बट मेरा बिलीफ है कि जज को अपनी जजमेंट्स के थ्रू ही बोलना चाहिए जी। लेकिन आप आज के दिन मीडिया कवरेज भी ऐसा है, मैं कोर्ट में सुनवाई कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो उसी वक्त अपने मोबाइल पे मैसेजेस भेज रहा है जी। साइमल्टेनियसली हो रहा है। समटाइम्स टू एन एक्सटेंट कि मुझे जर्नलिस्ट को कहना पड़ा कि जरा सा मुझे वकील ही नहीं दिख रहा, जरा आप पीछे होके कर लेंगे जो भी करना है। जी। तो इंस्टेंट सिस्टम्स हैं जी। इस वजह से क्या होता है कि और उस पर कमेंट्स आते हैं। हर जने को कानून की पेचीदे इश्यू नहीं समझ में आते, पर आज के दिन ट्विटर वगैरह बाकी में आप देखेंगे हर जना हर बात पे कमेंट करता है, वो लॉ की नहीं बाकी भी किसी लाइफ की बात में भी हर जने की एक ओपिनियन है, और उसको एक इजी मेथड ऑफ गिविंग ओपिनियन आ जाता है, तो बात करता है। कई बार उस बात को समझेगा नहीं बिल्कुल भी, अब उससे क्या बहस करी जा सकती है इस बात में। तो ये बोथ रीजंस हैं कि वो पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं, और स्क्रूटनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और मैं समझता हूं ये भी एक वजह है। आज के दिन एक चैलेंज हो गया है अच्छे वकीलों को परसुएट करना जज बनना, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन टाउन्स हैं जहां उनकी आमदनी इतनी ज्यादा है कि वो सेक्रीफाइस करके जब आना चाहते हैं तो सेक्रीफाइस बहुत हो जाता है। जी। दूसरा, बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स आए हैं, मेरे हिसाब से उनकी जजशिप में आना अच्छा है, बट उनको लगता है कि हम इसको अपने फाइनेंशियली अपनी स्टेबलाइज करना चाहते हैं। जी। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, कई ऐसे नेशनल लॉ स्कूल ग्रेजुएट्स हैं जिनसे मैंने पर्सनली बात करी टू एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो कहीं ना कहीं कुछ बहाना बना के इसमें से निकल जाते थे। सरकार में जो डिले है सिस्टम में, वो भी एक डेटरेंट है अच्छे वकीलों के लिए आने के लिए, वो दूसरा एक रीजन है। और तीसरा, आपके 10 पुश्त आगे पीछे के लिए बात कहनी शुरू हो जाएंगे लोग, जिसको कुछ पता नहीं है, वो है कि भी नहीं, आप ढूंढते रहिए। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज उठे हैं कई बार। मैं नहीं कहता हूं कि कई बार इश्यूज, क्योंकि इनपुट कहीं ना कहीं आईबी का इनपुट है, सरकार का इनपुट है, जजेस अपना इनपुट भी लेते हैं। आज के दिन फ्यूचर हाईकोर्ट जजेस को इंटरव्यू कर रहे हैं जी। हालांकि शॉर्ट इंटरव्यू में एक लिमिटेड ही स्क्रूटनी हो सकती है, उसका सारा मटेरियल होता है, किस केस में वो अपीयर हुआ है, क्या बहस करी है उसने कोई किसी बात पे लिख रहा है, उसके आर्टिकल हैं, ऐसा नहीं कि मटेरियल नहीं है जी। तो ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो सकती है, हुई है मेरे हिसाब से,
बट ये मैदान में खड़े होके नहीं अपॉइंटमेंट्स हो सकती. दैट इज नॉट ए सिस्टम विच इज पॉसिबल. तो अगर हर जना सोचेगा कि मैं डिटरमिन करूंगा कि वो जज बनना चाहिए कि नहीं, और मेरी व्यू है जी, तो इतनी ओपिनियटेड सोसाइटी में जहाँ इतने डिवाइडेड व्यूज हैं, ये पॉसिबल नहीं मेरे हिसाब से. लॉर्डशिप हम देख रहे हैं कि हमने अभी रिसेंटली सुना कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ा जुडिशरी से नाराज़ दिखे अपने स्टेटमेंट में. क्या आप उनकी बात से सहमत हैं कि जुडिशरी में करप्शन आ गया है, या जजेस अपनी पोजीशन मतलब बहुत अच्छे जजमेंट्स नहीं दे रहे हैं, उसका मिसयूज़ हो रहा है? आप क्या उनसे सहमत हैं? देखिए, सहमति और असहमति नहीं कही जा सकती ऐसी चीज़ में. वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड करते हैं. उनकी एक व्यू है. तो एक व्यू ये भी है उनकी कि भाई ये एनजेसी कैसे क्वॉश कर दिया गया जब पार्लियामेंट से. जी, शायद उनकी व्यू इवन ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं मिलती है, जो मुझे लगता है एक बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. इंटरप्रिटेशन से है, लेकिन वो है. दूसरा, करप्शन का ऐसा देखिए, ये कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है. लोग कहते हैं जुडिशरी में करप्शन आ जाती है, तो अंदर आके झांकिए कि किस सिस्टम ऑफ सोसाइटी में नहीं है. अगर एक जनरल सोसाइटी में 90% लोग ऑनेस्ट होंगे इन वॉट एवर दे डू, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 98-90%, 99% जजेस को भी होना चाहिए. क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस जाते हैं, एक सर्टन लोगों को लिया जाता है. हमारे यहाँ क्या वो ऑनेस्टी लेवल हैं सोसाइटी में? पॉलिटिकल सिस्टम, जर्नलिज्म, कॉर्पोरेट सेक्टर, किसी में भी आप देख लीजिए, तो वो ऊपर से टपकता नहीं है. वो वकालत में लिया हुआ ही जज है. बिल्कुल. उसमें प्रयत्न तो करा जाता है कि ऐसा जना हो जो नहीं करे, बट एपिसोड उठते हैं, उठेंगे. ये कभी कोई एक एब्सोल्यूट सिनारियो नहीं है. अगर आप पॉलिटिशियंस की भी सोचना शुरू कर दिए कितने लोग क्या कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं. बिल्कुल. तो जजेस की एक एक्सपेक्टेशंस हायर है एंड होनी भी चाहिए, लेकिन एब्सोल्यूट 100% सोल्यूशन तो मेरे ख्याल से किसी का नहीं हो सकता है. एक डिबेट उन्होंने चालू करी है. उस डिबेट में वेदर कोई नया लॉ बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मस्टर करता है कि नहीं, ये आगे की सोचने की बात है. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं लॉर्डशिप की ये जो लोगों का जो न्याय से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि अब ये चीज़ें लोगों के सामने आ गई हैं कि हाँ जुडिशरी में भी करप्शन है, तो इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या आप क्या सोचते हैं कि लोगों को किस तरीके का भरोसा दिलाना चाहिए? देखिए, ये तो हमेशा से था, पता था. विजिबिलिटी ज़्यादा हो गई है बात की, पर लोग कोर्ट में क्यों आते हैं मुझे बताइए? इतने लाखों केसेस क्यों फाइल हो रहे हैं? अगर फेथ ही नहीं है तो वो डंडा लेके बाहर अपना नतीजा निकाल लेंगे. जी, आ रहे हैं तभी फेथ है ना. जो आपकी लिटिगेशन कोर्ट में आती है इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द फेथ इन द जुडिशरी स्टिल. मैं नहीं कह रहा हूँ कोई परफेक्ट सिस्टम है, फिर भी लोगों को लगता है कि कोर्ट आके शायद कोई नतीजा निकले जो ज़्यादा फेयर होगा. हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो टाइम पीरियड हम ले रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल है. आज के दिन टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल है कि किसी को एक्सपेक्ट करना 20-20 साल तक अपनी केस का नतीजा निकले, ये एक प्रॉब्लम है. बट वो क्यों है उसका रीज़न देखना पड़ेगा. सरकार इज मोर देन 50% लिटिगेंट. बिल्कुल. मोस्ट देशों में ये नहीं होता है. तो सरकार को सोचना पड़ेगा इतनी लिटिगेशन वो क्यों क्रिएट करती है. एक सर्विस लिटिगेशन कहलाती है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स या जो पब्लिक सेक्टर्स में काम कर रहे हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट एरियाज ऑफ लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी है. इसका मतलब ये है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो अनसेटिस्फाइड हैं फ्रॉम वॉट एवर इज हैपनिंग, या आपका इंटरनल रिड्यूसल मैकेनिज्म नहीं चल रहा है. तो उसमें कोई सोच होनी चाहिए. हम नया कानून ले आते हैं, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की इश्यूज हैं. एक हमेशा मेरी बिलीफ से मैं पूछ रहा कि कोई जुडिशियल इम्पैक्ट स्टडी हुई, नया लॉ आया है तो उसको डील करने के लिए जुडिशरी को कितने जज चाहिए होंगे, क्या मेथड्स चाहिए होंगे. दो ही उदाहरण दे सकता हूं मैं. जब बिहार में आया कानून प्रोहिबिशन का, जी, तो इतने केसेस उसमें से निकले हैं कि एट वन स्टेज जब हमें लगा कि बेल नहीं सुनवाई हो रही हो, पता करा तो पटना हाईकोर्ट में उस वक्त कहा गया कि 16 जजेस 23 में से बेलें ही देखनी है.
बाकी काम कौन करेगा? बिल्कुल तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ था। जी। ये पहले हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। आज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के चेक बाउंसेस क्रिमिनल केसेस वन ऑफ द मैक्सिमम एरियाज ऑफ पेंडेंसी है। बिल्कुल। पर्पस वाज टू गिव सैंक्टिटी टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन, लेकिन उसके बजाय एक और नंबर ऑफ केसेस शुरू हो गए जो सालों तक चलते हैं। तो इसको देखना पड़ेगा, जो खास तरह के केसेस डील करते हैं उनमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। मैं जब 2 कोर्ट्स में रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस किसी कैटेगरी के पेंडिंग दोनों कोर्ट्स में मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम अपील्स थी। अब आज के दिन कानून तो लेट डाउन है, बिल्कुल। अगर आपका लार्ज परसेंटेज इसी में चला जाएगा तो कोई ना कोई मेथड उसको निकालना पड़ेगा उनको डील करने का। उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कोई डायरेक्शंस में सब में हम भी पार्टी रहे हैं कि भाई इम्प्रूव द सिस्टम ताकि हो। बट हर जगह जो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वी डोंट हैव, हमारे एडुकेट नंबर ऑफ लोग नहीं है, जजेस नहीं है, इसलिए भी सिस्टम नहीं चलता है। एक जज अगर मान लीजिए 1000 केस सुन सकता है, उसके पास 5000 केस, तो कैसे सुनवाई होगी? तो एक अभी स्टडी होती है, उसमें मैंने फॉरवर्ड भी लिखा था, ग्रुप करता है, वो पुलिस सिस्टम्स को भी, कोर्ट सिस्टम्स को भी ऑब्जेक्टिवली देखता है। शॉर्टेज ऑफ मैन पावर तो हमारे यहाँ हर जगह है। तो कितने आइडियली जज होने चाहिए वो एक अलग बात है, जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो भी नहीं भरी जाती जी। हाई कोर्ट में आज के दिन शायद 31% वैकेंसीज हैं, तो वो कैसे करेंगे? मैं एक दिल्ली का उदाहरण ले सकता हूँ, उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 60 है और दिल्ली में कंटेंशियस लिटिगेशन आती है, कैपिटल है। बिल्कुल। 36 जज इस वक्त काम कर रहे हैं, 2 जज रिटायर होने वाले हैं, 34 रह जाएंगे। पाइपलाइन में अभी नए जज रिकमेंड होंगे, उसमें सरकार 8-10 महीने लगाती है, तो कोई ऐड भी नहीं होगा एंड ऑफ द ईयर तक। 2 नाम पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक नाम बहुत अरसे से पेंडिंग पड़ा है, वो सरकार की व्यू पर्टिकुलर है, एक नाम अभी बिल्कुल लास्ट मिनट पे रोक दिया गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो गए हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से किसी को रोकोगे तो जब वो कोलिजियम सिस्टम अच्छे लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा तो वो कहते हैं जी देखिए ये तो अभी हो नहीं पाया, अब आप हमें कहते हैं हम भी सर अपना उखल में दे दें। तो ये एक प्रॉब्लम स्पेशली मैं कहूँगा दिल्ली बॉम्बे में तो बहुत ज़्यादा है, चेन्नई में भी मैंने देखा आते हुए, और कोर्ट्स में भी। मैं नहीं कहूँगा कि जजेस की कंडीशंस ऑफ वर्किंग ठीक नहीं है, बट डिफरेंस बिटवीन जजेस कंडीशंस ऑफ वर्किंग and their capacity to save and earn is very different from the lawyers. फिर आज के दिन lot of the lawyers, अगर आप अच्छी एज पे उनको उठाना चाहें, यंगर एज पे, वो कहते हैं जी चिल्ड्रंस एजुकेशन है, एक बड़ा प्रायोरिटी बना है, बिल्कुल, गर्ल और बॉय बोथ का। इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, लोग बाहर भी जाना चाहते हैं बच्चे जी। तो उनको लगता है हमारी अगर सेविंग नहीं है तो हम कहाँ से उसमें आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह बिता सकते हैं जज की सैलरी में, लेकिन कोई खास सेविंग कैपेसिटी नहीं रहती। तो इस तरह के रीजंस जो एक मिक्स रीजन है कि जो टैलेंट हम ला रहे हैं वो फर्स्ट लेवल तो एग्री नहीं करते, सेकंड लेवल में भी परसुएट करने में मुश्किल हो रही है आज के दिन। तो फिर आप, हालांकि मैं कई बार उन लोगों से कहता हूँ परसुएट करने के लिए, देखिए आप लोग जज नहीं बनेंगे तो बहस किसके आगे करेंगे? जो आप बहस करें वो किसी को समझनी नहीं चाहिए ना। हमें ऐसे ही बताया जाता था कि जजशिप एक्सेप्ट करिए ताकि कोई, किसी को तो, कुछ लोगों को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जी। तो ये चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा इस वक्त मेरे ख्याल से जुडिशियल लीगल सिस्टम में है, क्योंकि लोग इतना इंतज़ार करने को तैयार नहीं हैं, प्लस गेज बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और काम ख़त्म करने के लिए कम से कम मिनिमम एडुकेट नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द केसेस जो है। आज के दिन हाई कोर्ट में वो कहते हैं जो सप्लीमेंट्री केस कहलाता है, जो फ्रेश लगता है। अब वो केस जो आज दाखिल होगा, बड़ा अच्छा सिस्टम दिल्ली में माना जाता है कि 12 बजे के पहले केस जो दाखिल हुआ वो अगले दिन लगेगा ही लगेगा, 12 बजे के बाद हुआ तो एक दिन छोड़ के आ जाएगा। पर उन केसेस को डील करने में ही लोग ओवर टाइम करते हैं तो भी नहीं ख़त्म हो पाते। तो नोटिस वाले केस और जो पुराने फाइनल हियरिंग केस, तो सिचुएशन कहीं आई नहीं रही कि वो टच करे जाए जी। तो मेरे हिसाब से क्विक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सरकार का एक डिफरेंट अप्रोच के हर केस को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जाना है जी, क्योंकि अक्सर ब्यूरोक्रेट समझते हैं हम जिम्मेवारी क्यों लें, कोर्ट से करा के ले आइए, और सरकार की कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर तक लड़ते रहिए। ये चीज़ें सिस्टम को कर रही हैं, और
स्ट्रीमलाइनिंग द गवर्नमेंट लिटिगेशन सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे मुझे लगता है और तवज्जो देने की जरूरत है। लॉर्डशिप, अपॉइंटमेंट्स हो नहीं रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जजेस की जो रिटायरमेंट एज है 60 और 62, जब वो काम कर सकते हैं और आगे, ये नहीं बढ़ानी चाहिए? इसके तो बहुत प्रपोजल्स जा चुके हैं, पर इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? मेरे हिसाब से तो बढ़नी चाहिए एज, क्योंकि एक मेच्योर टैलेंट होता है जब तक होता है, खासतौर से हाई कोर्ट का। मैं नहीं बिलीव करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की एज बढ़ानी चाहिए। मे बी ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इतना वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि आपकी उम्र ही घट जाती है काम करते करते जी। पर मैं समझता हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बराबर एज कर देनी चाहिए, जो भी एज आप रखते हैं। उसमें कहता है कि एक जो थोड़ी सी मैं कहूँगा पुशिंग चलती रहती कि कौन सुप्रीम कोर्ट आए न करे, वो बहुत कम हो जाएगी। आफ्टर ऑल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में कोई फर्क नहीं, शायद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इज अ लिटिल बेटर ऑफ, प्लस उसको पता है कि उसको टाइम पीरियड काम करने का उतना मिलता है। हाँ। सो ये पहले भी बात उठी, लेकिन कहीं ना कहीं होती थी कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट की बढ़ा दीजिए। आई डोंट एग्री। सो मेरी व्यू ये कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग हाई कोर्ट की एज 62 से 65 करके सुप्रीम कोर्ट के बराबर कर दें, तो जो वैकेंसीज पड़ी हुई हो 3 साल और वैकेंसी नहीं होंगी, शायद एक सीरियस एफर्ट करा जाए तो उन वैकेंसीज को फिल करने का भी प्रयत्न करा जा सकता है। लॉर्डशिप, आप ये बताइए कि हमारे आजकल सिर्फ चर्चा में सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही रहती है, हम कभी डिस्ट्रिक्ट जजेस के काम के बारे में बात क्यों नहीं करते? हम कभी उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, या हम कभी उनके लिए उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो कभी बाहर नहीं आती, जबकि लोअर लेवल पे काम ज़्यादा होता है? देखिए, ये तो मैं रिवर्स सवाल कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप लोग फोकस क्यों नहीं करते उन लोगों की जो दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं, हाई कोर्ट लेवल पे होता है, हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। इनफैक्ट व्हेन जस्टिस गोगोई वाज चीफ जस्टिस, मैं उनके संग बैठा था, तो ऑलमोस्ट वंस इन अ मंथ वो लेते थे, ये केसेस होते थे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सपोर्ट मैन पावर, क्योंकि एक जज आता है तो अकेला नहीं आता, उसके संग स्टेनो चाहिए, उसके संग स्टाफ चाहिए, उस स्टाफ का क्रिएशन। वो हर हाई कोर्ट से उन्होंने एक इनपुट मांगा था, स्टेट गवर्नमेंट से मांगा था इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम्स। क्या है, कई जगहों पे जो पुराने कोर्ट्स वगैरह हैं, कई रेंटेड उसमें चल रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये कुछ कोर्ट्स में बेटर है, कुछ में कम है। मैं पंजाब हरियाणा में गया तो देखिए, हरियाणा स्टेट पंजाब में सेपरेट होने के बाद पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, कोई कमी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की। सिमिलरली पंजाब में अपग्रेड हुआ है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सकता है, बट है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। चेन्नई में था, चैलेंज था ये बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत मद्रास हाई कोर्ट एक पुराना कोर्ट है, उस बिल्डिंग के साथ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसी बिल्डिंग में है, एक तरीके उसका नया एरिया आइडेंटिफाई हुआ है बनाने के लिए, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में बहुत समय लग जाता है। प्रॉब्लम की बात ये है, अगर वो एरिया जो एक्सपेक्टेड था, और मेरा भी सोच था कि वो भी हाई कोर्ट में मिला दिया जाए, तो हाई कोर्ट की कोई कमी नहीं है एरिया की। बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिचुएशन डिफरेंट है। वेस्ट बंगाल में चैलेंजेस हैं, कई ऐसे, उड़ीसा में चैलेंजेस हैं, कई कोर्ट्स में चैलेंजेस हैं, कई जगह टेकअप हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज हुई है, और इट इज़ नॉट कि हर जगह पेंडेंसी एक जैसी है, कई कोर्ट्स में कम है। ये डेटा ये दिखाता है कि 5-6 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर ऑफ एरियाज, अगर टोटल एरियाज को देखा जाए तो वन फिट ऑल सिचुएशन नहीं आएगी। उन हाई कोर्ट्स को देखना पड़ेगा कहाँ इंडिविजुअल हाई कोर्ट्स के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। जी। इलाहाबाद का सबसे ज़्यादा शायद प्रॉब्लम है, क्रिमिनल अपीलें 1980s की हैं। अब आप कंपेयर करिए, मैं चेन्नई में था जब मैं 2017 में सुप्रीम कोर्ट आया, तो 2016 की मर्डर अपील्स की सुनवाई हो रही थी। जी। तो ये प्रॉब्लम अलग, केरला में इतना प्रॉब्लम नहीं है पेंडेंसी का, महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, ऐसे कई और स्टेट्स में, छोटी स्टेट्स में कम है। तो कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा, जिन स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है वहाँ क्या करा जा सकता है। हमने आई वॉज पार्टी टू जजमेंट, इसमें एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने की बात उठी थी। उसके बाद रिसेंटली चीफ जस्टिस ने कुछ वेरी भी करा, क्योंकि कुछ नॉर्म्स जो उसमें ले डाउन करे थे हमने, जी। शायद लगा कि उसमें कुछ इम्पेडिमेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये था
बार का इंसिस्टेंस था कि ये एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ना हो जाए, नए जजेस भी अपॉइंट होने चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जहाँ 20% से ज़्यादा वैकेंसीज हो वहाँ मत करिए, नहीं तो यही सिस्टम हो जाएगा। बट एक्चुअल रियलाइजेशन यही था बाद में भी कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो हमेशा ही 20% से ज़्यादा वैकेंसी रहती है, बिल्कुल। तो फिर उन कोर्ट्स को ज़्यादा ज़रूरत है। और उसमें मेरा व्यू ये है कि जो शायद तक फोकस नहीं आया है कि जो पुराने केसेस हैं, एडॉक जजेस जो अपॉइंट करे जाएं, क्विकली अपॉइंट करे जाएं, और बजाय उनको सिटिंग जजेस के संग बिठा के देने के एक फोकस टू ओल्ड केसेस को क्लियर करने का होना चाहिए। वो करंट केसेस ना सुने, करंट केसेस जुडिशरी बैठी है वो सुन सकती है। जी। जो एडॉक जजेस हैं पुराने केसेस और स्पेशलिस्ट हो उस फील्ड में, अगर क्रिमिनल केस की ज़्यादा पेंडेंसी है, सर्विस केस की ज़्यादा है, जी। तो पुराने केसेस उनके पास रखे ताकि सुबह से वो केसेस सुने और उन पे प्रायोरिटी दी जाए। इस पे एक मेथड हो सकता है उस चीज़ को करने का। छाटे जाए केसेस तो मेरी बिलीफ है, जो मैंने इतने कोर्ट्स में देखा है, 20% केसेस तो ऐसे हैं जो हाथ लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल। और अगर वो निकल जाते हैं तो एक सिस्टम में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। जी। कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है ये यूजलेस से केस पढ़े, बट उस यूजलेस केस को भी हटाना ज़रूरी है, सिस्टम में से निकालना ज़रूरी है। लॉर्डशिप, आप इतने साल आपने बार बेंच दोनों तरफ बिताए हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में इतना लो क्यों है? नहीं, देखिए किस लेवल पे लो है ये क्वेश्चन उठता है। आप जुडिशल्स, आप नीचे देखिए सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, तो जो अभी रिपोर्ट आई है 38% कोई रिजर्वेशन तो नहीं है, आर विमेन नाउ। जो लास्ट सिलेक्शन मैंने 2012 में करी थी दिल्ली में, 73% वर विमेन, 37% वर मेन। आज के दिन जुडिशियल एग्जाम रिक्रूटमेंट में पंजाब, हरियाणा, बिहार, सब जगह मोर देन 1/3 are women. So women number has increased greatly in these. हाँ, हाई कोर्ट लेवल पे कमी है। जी। क्यों है? हाई कोर्ट लेवल में कौन जज बनता है? नॉर्मली 45 to 48 के बीच से लेके 55 के एज को। उस ग्रुप में, एज ग्रुप में बनने के लिए किसी को 20-22 साल पहले वकालत में रहना चाहिए था। जी। उस वक्त विमेन थे नहीं वकालत में। तो सडनली आप अगर कुछ नॉर्म्स रिलैक्स करके भी लीजिए और को दीजिए तो नहीं मिलते हैं इजीली। कई दिल्ली में है, विमेन की प्रेजेंस है, अपॉइंटमेंट्स में आप कोर्ट्स में देख लीजिए है, लास्ट लॉट में विमेन की ज़्यादा नाम गए हुए थे। मद्रास में है, बॉम्बे में भी मिल जाते हैं, कई स्टेट्स में नहीं मिल रहे हैं और बिल्कुल जीरो ऑलमोस्ट प्रेजेंस है। वो जब हम उनसे पूछते हैं बिहार, उड़ीसा, तो कहते हैं कोई विमेन बार में है ही नहीं। मतलब आप एक बेंचमार्क अगर 50 का लगाइए तो 40-30 किसी भी तो होना चाहिए ना। अगर नहीं मिल रहे हैं तो क्या करा जाएगा? पर यंगर लॉयर्स बार में ज्वाइन करें। विमेन आर नाउ टेकिंग प्रोफेशन मोर सीरियसली एज अ कंटिन्यूइंग फैक्टर, उसका एक रेगुलर करियर बना रहे हैं। जी। तो यही चीज 10 साल बाद अगर देखी जाएगी तो विमेन जो रिलेवेंट एज में मिलेंगे आपको, जो अपॉइंट हो सकते हैं। इन द मीन टाइम जो सर्विस जजेस का कोटा 1/3 का होता है उसमें से आते हैं, उसमें भी विमेन की प्रेजेंस अब बढ़ने से और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो ये एक वन डे सिचुएशन नहीं हो सकती है, बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अप्रिशिएट करने की है कि उस रिपोर्ट में जिस पे उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि वन ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसका ये है कि आज सबऑर्डिनेट जुडिशरी में 38% वुमेन है, उसका कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ। जी। जी। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन के बावजूद इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कितने वुमेन आते हैं, बट इस फील्ड में सडनली राइज है। हाई कोर्ट लेवल एक चैलेंज है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों रीजन। और सुप्रीम कोर्ट में भी सेम है। सुप्रीम कोर्ट में यही है कि हाई कोर्ट्स में कम है, तो लाने में आप अब 15वें नंबर पे कोई वुमेन जज तो नहीं ला सकते ना। कुछ उसको कुछ ईयर्स उसकी परफॉर्मेंस हाई कोर्ट में देखी जाएगी और फिर उसको अपॉइंट करा जाएगा। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी जैसे इंदु मल्होत्रा का आया है, ऐसा नहीं है। सो एक हायरार्किकल सिस्टम है, नीचे रिप्रेजेंटेशन हो गई है। हाई कोर्ट लेवल पे आस्ते आस्ते होगी, सुप्रीम कोर्ट लेवल में भी मेरे हिसाब से आस्ते आस्ते ही बढ़ेगी। ये एक वन डे सोल्यूशन नहीं हो सकता इस चीज़ का। जजेस जब एक कोर्ट में सेटल हो जाते हैं और फिर कभी न्यूज़ आती है उनका ट्रांसफ़र हो गया है,
तो ये कितना सही है? क्या ये ट्रांसफर्स जो होते हैं जजेस के, क्या ये पनिशमेंट के तौर से होते हैं, या कहीं किसी कोर्ट में बहुत ज़रूरत है तो इस जज को हमने भेज दिया, बल्कि वो जज उसी कोर्ट में बहुत सेटल्ड है और काम भी कर रहा है, तो ये ट्रांसफर्स क्यों होते हैं? देखिए, ट्रांसफर्स कहा तो ये जाता है कि एक एक्सपीरियंसी ऑफ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का है, और इसकी एक वजह नहीं होती है। कई बार स्मॉल केसेस हुए हैं कहाँ जज ने खुद भी कहा है मैं जाना चाहता हूँ बाहर, जो भी उसकी रीज़न है। कई बार लोगों को लगता है वो जज सीनियर हो गया, उसको एक एक्सपोजर इन अदर कोर्ट होना चाहिए बिफोर वो चीफ जस्टिस बने, लंबा टेन्योर, दूसरा रीज़न। तीसरा, कई बार लगता है किसी वजह से वो जो एक कैटेगरी में कहता हूँ कि जजशिप सेटल डाउन नहीं हो रही इजीली शोल्डर पे, तो शायद एक डिफरेंट माहौल में भेज के वो बेटर हो जाए। और चौथा, जिसको आप कहते हैं एक तरह से पनिशमेंट है, हाँ, उसके उस कोर्ट में कोई प्रॉब्लम्स हैं। अब वेदर वो सब सिचुएशन में दूसरे कोर्ट में भेज के उसका एक सोल्यूशन निकलता है कि नहीं, एक क्वेश्चन मार्क है जी। बट कहीं ना कहीं आप उसको अपने फेमिलियरिटी से शेकअप करके कहीं और भेजते हैं एज ए डेलिबरेट एक्शन। मेरा मानना है कि बाय एंड लार्ज ये रिकमेंडेशंस ठीक हुई हैं, इनमें गलतियां भी हुई हैं कुछ, मैं नहीं कहता कि गलतियां नहीं हुई हैं जी। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे हुई, बट बहुत छोटी हैं वो। बट इसमें भी ये दिक्कत आई है, देयर आर रिकमेंडेशंस फॉर ट्रांसफर मेड जो 2-2 साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आई वाज पार्टी टू द रिकमेंडेशंस जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे, जस्टिस खन्ना एंड आई वाज देयर। सम ऑफ द स्टेट्स की तो 3-3, 4-4 एक भी नहीं हुई इनमें से। और वो ऐसे एडहॉक तरीके से नहीं होती, कहीं ना कहीं उस कोर्ट के जज जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं उनसे बातचीत करके पूछा जाता है। जब वो उस वक्त चीफ जस्टिस ने सोचा कि कुछ लोगों को बाहर ट्रांसफर करें, तो उसमें वन रीजन ये भी था कि भाई इनपुट ले लिया जाए। हमने इनपुट लिया था, उस बेसिस पे करा ट्रांसफर जी। ये भी एक और इशू गवर्नमेंट और उसका फिक्शन है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कौन सा जज किस कोर्ट में काम करे इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। तो लॉर्डशिप, उस कोर्ट की वर्किंग डिस्टर्ब नहीं होती उससे? आप नहीं, इम्प्रूव करने का सिचुएशन है। डिस्टर्बिंग तो ऐसा है किसी और माहौल में जाके शायद कई बार बेहतर कर जाते हैं, और बाहर वाले भी आते हैं, तो डिस्टर्ब ऐसा सच नहीं। हाँ, उस जज के लिए डिस्टर्बेंस थोड़ी होगी, मैं मानता हूँ, पर्सनली भी डिस्टर्बेंस हो सकती है जी। बट एक लार्जर कैनवस में शायद उसको ट्रांसफर करना आवश्यक समझा गया। दैट इज व्हाई द ट्रांसफर हैज बीन मेड। और इसका पेंडिंग रहना मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कुछ लोग अपना शायद ट्रांसफ़र रोक पा रहे हैं क्योंकि वो सरकार में अटका देते हैं इस बात को। तो आप एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं ना कि सरकार इनकरेज करती है कि वो उस चीज़ को अटकाएं, तो एक रोल बढ़ जाता है सरकार, वो होना नहीं चाहिए। तो जुडिशरी में भी ऐसा ही है कि आपको सरकार के साथ मिल के चलना पड़ेगा, तभी आप ग्रेटर हाइट्स अचीव कर पाएंगे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, बाकी चीज़ें क्रिएशन, सरकार का रोल तो रहेगा ही रहेगा। उसमें पर्सनल लेवल पे मैं पूछ रही हूँ, पर्सनल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे आता है झगड़ा। मेरे ख्याल से जुडिशियल लेवल पे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ ए जज एंड जुडिशियल रोल फर्क है। कोलिजियम्स में होने की वजह से ज्यादा, उससे पहले कोई मौका नहीं है आपका कोई, बट कहीं ना कहीं सरकार से इंटरेक्शन पड़ता है, क्योंकि उनकी भी व्यूज होती हैं कि जी आप नाम हमसे भी पूछिए, स्टेट गवर्नमेंट्स की व्यूज होती हैं हमसे नाम पूछिए। अब वो डायरेक्टली नहीं पूछी जाती। सपोज आपने एडवोकेट जनरल से पूछ लिया स्टेट जी, अमंग द सजेशन जैसे मैंने लिए, सपोज मैं एडवोकेट जनरल से कहता हूँ आप सजेस्ट करो, तो मेरी व्यू थी, देखिए हर जने की कोई ना कोई पॉलिटिकल थिंकिंग तो होगी, बिना पॉलिटिकल थिंकिंग का हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकता। बट इज ही कमिटेड टू एन आइडियोलॉजी वेयर हिज जुडिशियल एबिलिटी टू एडमिनिस्टर जस्टिस इज अफेक्टेड? तो आई वुड नॉट टेक समबडी जो कमिटेड है, बट कोई जना किसी सरकार की उसमें वो अगर पैनल पे है, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा, तमिलनाडु में जब था AIDM की रेजिम थी, मैंने नाम दोनों भेजे जो DM के रेजिम में भी सरकारी वकील रहे हैं और AIDM की रेजिम में रहे, और दोनों अपॉइंट हुए हैं। इधर कुछ ज़्यादा 1-8 साल से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम उठ गया है मेरे हिसाब से। सरकार का की अपनी स्क्रूटनी और टाइम पीरियड ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल।
लॉर्डशिप, आपके करियर में आपने कभी कोई ऐसा जजमेंट दिया हो कि उसके बाद आपने रिग्रेट किया कि नहीं मैंने गलत किया, या इस तरीके से नहीं, मुझे कुछ और इसका जजमेंट देना चाहिए? कोई अगर आपके पास किस्सा हो तो बताएं। मैं ऐसा कोई रिकलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। नॉर्मली आदमी, मैं बहुत कुछ केस कोर्ट में ही लिखा देता था। मुझे लगता था छोटा मैटर है तो मुद्दा वहीं लिखाओ ताकि उसमें रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि आदमी महीने में 5-6 ठीक जजमेंट लिखे, बाकी डिसाइड करे। वो लिटिगेंट को इंटरेस्ट नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम रामायण लिख रहे हैं कि नहीं, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। उसको अपना इशू एक डिसाइड करने का जरूरी है, वो प्रायोरिटी देना चाहिए। इसीलिए मेरा एम्फेसिस कि जजमेंट शुड बी क्रिस्प टू द पॉइंट, आर्गुमेंट शुड बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। किसी भी देश में दिनों तक बहस नहीं होती है ना, जजमेंट से बुक स्टाइल में आती हैं। तो हाउ टू क्रिस्टलाइज उस चीज को एक छोटे जजमेंट में ज्यादा मुश्किल है बजाय सब चीज लिखना। उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम जो इंडिया में आया हुआ है, हम लोग बहुत ओवरवेट हैं बाय दी केस लॉ सिस्टम। इतना केस लॉ क्रिएट हो गया, सब रिपोर्ट हो जाता है, और एक्सपेक्टेशन है कि भाई हम उस सब चीज को, एक एक केस को डील करेंगे। वो एक प्रॉब्लम देता है। लाइक अमेरिकन सिस्टम में अगर साइट होता है तो सिर्फ ये लिखते हैं कि भाई ये केस साइट हुआ और अपनी व्यू दे देते हैं। जो ब्रिटिश सिस्टम थोड़ा मोर ज्यादा है, पर उसमें भी आपको ऑल इंडिया रिपोर्ट्स में कोई इतनी पोथियां नहीं मिलेंगी आपको। सो ये एक चैलेंज जो है ना, है, हमको कहीं ना कहीं स्टाइल बदलना पड़ेगा उस चीज को, सो दैट हमें भी टाइम से हो जाए जजमेंट्स। क्योंकि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह में लोग कहते हैं मंडे टू संडे ऐसे ही निकल जाता है जी। आपको मंडे एडमिशन डे होता है, 60 केस लगे हुए हैं, तो वीकेंड तो आपका वैसे ही चला गया। फ्राइडे को मिसलेनियस डे है तो भी आप थर्सडे से भी शुरू करें, लास्ट मिनट पे केसेस आते हैं। ये जो फीलिंग है ना कि छुट्टियां होती हैं, फॉर एग्जाम्पल छुट्टी जो स्मॉलर हॉलीडेज है उसमें आप कुछ जजमेंट निकालते हैं जी। जो लंबी छुट्टियां हैं उसमें लंबे जजमेंट निकालते हैं। हाँ, कुछ टाइम तो सोचने के लिए चाहिए। बिल्कुल। और एक ये सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम डिफरेंट देशों में कैसे करता है उससे भी आप कैरेक्टर ले सकते हैं। खैर, अमेरिकन कोर्ट तो अलग है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट तो 100 केस सुनता है साल भर में जी, और 9 जज बेंच बैठती है। उनके यहाँ भी एक सिस्टम है कि जैसे यहाँ पर SLP है, वहाँ पर वो चेंबर में ही बैठते हैं जी। जब तक 9 में से 4 जज ये ना कहें कि ये केस सुनने लायक है, वो समझने रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया से मुझे जज मिले थे, वो बोलते हैं कि 2 हफ्ते बैठते हैं, 2 हफ्ते उसके बाद उनको ऑफ होता है। उसमें वो जजमेंट्स भी लिखते हैं तो जजमेंट्स भी जल्दी आती हैं। और जज को एक पढ़ना भी चाहिए लॉ, और लॉ के अलावा पढ़ना चाहिए। जज की पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है बाय रीडिंग सो मच मोर। इनफैक्ट मिस्टर लेट फली नारिमन यूज्ड टू से दिस कि एक it's not only legal reading, it's other reading also you do. Your reading and understanding of the social systems has to be there. तो लिखने के लिए भी समय होना चाहिए, सोचने की समय होनी चाहिए। हम कंप्यूटर्स नहीं हैं अभी, ना कंप्यूटर जस्टिस दे सकता है। तो ये एक चैलेंजेस हैं जो अब उसको आपको हॉलीडेज को रिस्ट्रक्चर करना है कि नहीं। आप रिस्ट्रक्चर करेंगे तो बाहर से ही बहुत आप पहले परसुएट करिए, ऑपोजिशन आ जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बार वाले जो हैं वो अपने अपने अलग अलग स्टेट से आते हैं, चले जाते हैं। जज को अगर एक्स नंबर ऑफ वर्किंग डेज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके उतने वर्किंग डेज हैं। बट रोस्टर कैसे अरेंज होगा, सो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कहना कि आप 24 घंटे काम करिए तो आउटपुट ज़्यादा होगा, ये तो होता नहीं, ये नहीं हो सकता। लॉर्डशिप, आज भी ये हमारे देश में कहा जाता है कि गरीबों के लिए जस्टिस अभी भी बहुत महंगा है। इसके लिए आपके पास अगर कोई प्लान या आपकी सोच में कुछ है कि हम कैसे छोटे तबके के लोगों की मदद कर पाएं, तो आप हमें अपने व्यूज़ बताएं इस पर। देखिए, एक तो लीगल एड सिस्टम है और ऑपरेट करता है। दूसरा, कई छोटे छोटे मुद्दे हैं जो लीगल एड वालों ने अलग अलग पैरालीगल रखे हैं, बाकी चीज़ शुरू करी है। द आइडिया इज कि छोटे मुद्दे वहीं ख़त्म हो जाए जी। हर चीज़ कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो सेटलमेंट्स, मीडिएशन पे आज कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एम्फसाइज हो रही हैं, क्योंकि किसी भी देश में सब केस लिटिगेशन में नहीं जाते हैं। मुझे मौका मिला, मैं US गया था जस्टिस एक्सचेंज प्रोग्राम में, हम कैलिफोर्निया गए।
वहाँ पर लेस देन 3% केसेस गो टू ट्रायल। 97% केसेस जो हैं वो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में, खत्म हो मीडिएशन इज परमानेंट, आर्बिट्रेशन खत्म होते हैं। अगर हर केस कोर्ट में जाएगा और हर केस 6 टीयर्स ऑफ स्क्रूटनी पे जाएगा तो प्रॉब्लम है। जी मेरा मानना ये भी कि कहीं ना कहीं कितनी स्क्रूटनी होनी चाहिए एक केस की, 2 इंडिपेंडेंट जुडिशियल स्क्रूटनी इज मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट होगा तो हमारे भी कुछ ऑर्डर जो होते थे वो डिफरेंट व्यू लिया जा सकते हैं। एक सर्टेनिटी दूसरी होनी चाहिए लॉ के ऊपर। और छोटे छोटे मुद्दे अगर रिड्रेसल गवर्नमेंट लेवल पे हो जाए तो वो नहीं आएंगे। जी रेवेन्यू मैटर्स है, अगर नीचे रेवेन्यू इश्यूज पे बहुत आते हैं, सेकंड अपील्स कहलाती हैं, जो दोनों स्टेट्स में सेकंड हाईएस्ट नंबर मैंने देखा। छोटे मुद्दों की थी, वाटर राइट्स हैं, एग्रेरियन स्टेट्स हैं, इन चीज़ों को वहाँ निपटाना ज़रूरी है। नॉन रिड्रेसल गवर्नमेंट मैकेनिज्म में भी एक कॉज है जो गवर्नमेंट के खिलाफ लिटिगेशन या गवर्नमेंट की लिटिगेशन को बढ़ाता है और प्राइवेट लिटिगेशन को भी बढ़ाता है, क्योंकि वो एट द रेलेवेंट लेवल सॉर्ट आउट नहीं होती है। बिल्कुल। आई रिमेंबर, जैसे मैं एक बार हाई कोर्ट में टैक्स बेंच पे बैठा था, तो मैंने जो चेयरमैन सीवीडीटी उनको बुला के पूछा कि आपका सक्सेस रेट हाई कोर्ट लेवल में क्या है। मैंने कहा मेरे अंदाज से शायद 15% भी नहीं है। तो ये 100 अपील आनी चाहिए थी जिसमें आपका सक्सेस रेट 15 है, मैक्सिमम शायद 50 आ जाती। जी मैंने कहा कि मेरे आगे, मैंने कहा ऑन द लाइटर साइड आपका सक्सेस रेट 10% भी नहीं है। चलिए आप समझ लीजिए कि मुझे कि मैं ज़्यादा लिबरल हूँ, तो कोई और जज के आगे 12% हो जाएगा, 13% हो जाएगा, 15% एक्सीड नहीं करता है। तो वो इतने अपीलें किस लिए आ रही हैं? जी ये एक जो सेग्रीगेशन है ना कि क्या केस किस लेवल पे सुनना चाहिए, इस पे सरकार को भी तवज्जो देनी पड़ी, कोई जुडिशरी को भी तवज्जो देनी पड़ी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चीफ जस्टिस की भी शॉर्ट टेन्योर्स होती है, जी तो एक कंटिन्यूटी एक मुश्किल हो जाती है। 6 महीने 8 महीने सबके exceptions थॉट हैं। प्रोसेस अलग होते हैं क्योंकि तो कहीं ना कहीं सिस्टम का थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा। जी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस के बजाय वी मस्ट पुट सिस्टम्स इन प्लेस। मैं अपना बिलीवर हूँ कि अगर सिस्टम्स प्लेस में होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले शुरू हुआ था कि मैनेजमेंट पीपल कोर्ट्स में होने चाहिए जो मैनेजमेंट को देखें। आपने ग्रेड्स ऐसे देखे कि आपको ढंग का MBA वाले नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर आपने स्ट्रीमलाइन करना है तो कोई एक लार्जर थॉट प्रोसेस ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग होना चाहिए। ये एडहॉक रिएक्शन से मुझे नहीं लगता कि सोल्यूशन निकलेगा। और कोर्ट्स में वही आता है जो थक के आता है, मेरी बिलीफ है। वो पहले कोशिश करता है किसी तरीके से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक कैटेगरी है जो मैं कहूँगा डिसऑनेस्ट लिटिगेंट है, वो एक अलग कैटेगरी है। बट एक लार्ज पार्ट ऑफ कैटेगरी ऐसा है जो थक के आता है सरकार के खिलाफ खासतौर से। तो जब उसको डिले होता है तो उसका फेथ लूज होता है। वही प्रॉब्लम आज के दिन आ रही है। जी जस्टिस कौल, आप ये बताइए कि पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स जो जज के होते हैं या गवर्नमेंट पोस्ट्स होती हैं, वो एक रिटायर्ड जज को लेनी चाहिए या उसे अपना टैलेंट या अपना कुछ वक्त किसी और चीज़ में देना चाहिए? आपका क्या इसमें भी? देखिए, ये बड़ा इंडिपेंडेंट व्यू है। देयर आर पीपल जो समझते हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया था मैं नहीं लूँगा कुछ भी। जी बहुत साल कर लिया था। तो मैं किसी सिस्टम का पार्ट बन के नहीं करना चाह रहा था। मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, आपके संग बोल रहा हूँ, लेक्चर भी देने चला जाता हूँ, आर्बिट्रेशन भी करता हूँ, मीडिएशन मेरे पास आती हूँ, करता हूँ, इंस्टीट्यूशंस पे हेड कर रहा हूँ कई। तो मैं चाहता था कि ज़िंदगी का रिमेनिंग हिस्सा कुछ और चीज़ें करके बताऊँ, बजाय कि उसी स्ट्रक्चर में जिसमें 42 साल काम करा है इसमें और करूँ। ये मेरा अपना सोच है। कई लोग समझते नहीं, वो शायद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट जो चीज़ मानी जाती है, जो चैलेंज ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज़ गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज सिस्टम, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी ये देखता रहे कि सरकार का क्या हिसाब है उसमें। और कहीं ना कहीं हमारे इतने ट्राइब्यूनल, इतने फोरम्स बन गए हैं, वो भी वेकेंट पड़े हैं, क्योंकि हमें एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन उस चीज़ की देखनी पड़ेगी। ये नहीं देखनी चाहिए कि कौन उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है।
और सम ऑफ दी स्टेट्स में, दिल्ली अगेन वही प्रॉब्लम, दिल्ली जैसे बॉम्बे जैसे जगह में है, रिटायर्ड जजेस आर बेटर ऑफ डूइंग आर्बिट्रेशन वगैरह। तो वो लोग कई बार आपको रेलेवेंट टैलेंट भी नहीं मिलता है उनको मैन करने के लिए उन ट्राइब्यूनल्स को जी। और ये ज़रूरी है कि सम ऑफ दी वेरी क्रूशियल कमर्शियल ट्राइब्यूनल्स जो हैं, स्पेशली एनसीएलटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका रोल इन द कमर्शियल वर्ल्ड एंड हाउ कॉमर्स इंडिया में आए या वो क्या एक्सपेक्ट करे, या आर्बिट्रेशन मैटर्स हैं, कॉमर्स को इफेक्ट करते हैं ये चीज़ें। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़रूरी है कि ये फोरम्स सही चलें और क्विकली चलें। बिल्कुल। लॉर्डशिप, हमने सुना है कि आप थिएटर करते थे अपने कॉलेज डेज में और आपको थिएटर से बहुत लगाव है, तो क्या आप अभी कोई ऐसी मूवी या आपको किस चीज़ का शौक है, या कोई आपने ऐसी लॉ के ऊपर कोई मूवी या बुक पढ़ी हो जिसको आप रेकमेंड करना चाहेंगे कि ये पढ़नी चाहिए या देखनी चाहिए? मैं देखता हूँ, मूवीज़ भी देखता हूँ जो आती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे आती हैं जी। बुक्स भी आती हैं, प्लेस भी देखने कभी कभी चला जाता हूँ मैं। थिएटर एक मेथड ऑफ एक्सप्रेशन है जी। और मैंने उसको स्कूल में करा, कॉलेज में करा, लॉ में भी करा, कोशिश करी, नई चीज़ सेटअप करी थी। इनफैक्ट मैं दिल्ली का पढ़ा हुआ हूँ मॉडर्न स्कूल का, तो यहाँ हमारी ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, उसमें जी। साल में एक बार प्ले होता था जहाँ अलग अलग फील्ड्स के लोग आके, वॉलंटरी था, कोई टिकटेड नहीं था। जज बनने के बाद भी मैंने चीफ जस्टिस से पूछ के 2 प्लेस में पार्ट लिया। अच्छा। करा। हाँ। तो बट ऑन द लाइटर साइड, जैसे लाहौटी से एक बात करते हुए जब मैं बाहर में था, मैंने कहा सर ये थोड़ा बहुत मिस करता हूँ। बोले मिस क्यों करते हो, कोर्ट में भी आके तो यही लोग करते हैं। बट आज के दिन मीडिया फील्ड्स बहुत हैं, उसमें देखिए मैं तो ये बिलीव करता हूँ जैसे टेक्नोलॉजी, हाउ केसेस आर इन्वेस्टिगेटेड, व्हाट द चैलेंजेस आर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज शुड समटाइम्स सी एंड डू सो। उसका मतलब रिसेंटली आई सॉ अ सीरियल व्हिच वाज अराइजिंग फ्रॉम a child's role, the impact of some kind of media ही only कहेंगे on children's adolescence. Yes. It is to me it was an eye opener also. Yes, definitely. And it is meant to shake you up. Yes. So challenges बहुत बढ़ गए हैं। आप अखबार दिन का उठा लीजिए कि दुनिया भर की चीज़ों पे क्राइम हो रहा है जी। आज मैंने उसमें देखा कि जी किसी सोशल फंक्शन में कि तंदूर से रोटी कौन पहले लेगा, कि दोनों में झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मार दिया। तो ये एक कहीं ना कहीं एक इम्पेशंस ऑफ सोसाइटी भी है एक, और ये इंडिया ही नहीं वर्ल्ड ओवर में देखा जा रहा है। बिल्कुल। आई थिंक द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी टर्बुलेंट टाइम, जहाँ लोग सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो रहे हैं और उनको दूसरे की बात सुनने की पेशेंस नहीं है जी। और हर जना अपनी तरीके से जीना चाहता है। तो चैलेंजेस इसमें पुलिसिंग सिस्टम्स का भी और लीगल सिस्टम्स का भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं उसमें एक एडवाइजरी रोल्स भी है, वो भी करते हैं। ड्रग प्रॉब्लम्स हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी टेकअप करती है इशूज़ को, ड्रग सेंटर सेटअप हो। मैं पंजाब हरियाणा में रहा जहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है लोग। जी जी। मैंने लास्ट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में करा, श्रीनगर में। आई वॉज हेडिंग द नालसा। वहाँ मुझे बताया कश्मीर में भी ये प्रॉब्लम क्रॉप अप कर रहा है। सी और वो ड्रग्स देन आर यूज फॉर पर्पजेस टू गेट दैट पर्सन टू डू थिंग्स विच इन ए सोसाइटी शुड नॉट बी गिवन। सो आज की एक सोसाइटी की चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। जॉइंट फैमिलीज रही नहीं है, सिंगल फैमिलीज में पीपल आर वर्किंग, और कई बार पता ही नहीं चलता बिल्कुल कि वो कमरे में क्या, उसमें किस तरह से वो अपने आप को एजुकेट कर रहा है। तो आई थिंक जो सोशल फील्ड में काम करने वाले हैं उनका रोल होना चाहिए देखने के लिए टू मीट दिस चैलेंजेस। थैंक यू सो मच लॉर्डशिप, आपने आज हमें समय दिया और आपसे इतनी सारी हमें लॉ एंड जस्टिस के बारे में बात करी और आपका व्यू पॉइंट आपने हमारी ऑडियंस के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज अ प्लेजर आपसे बातचीत करना। थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।